तो हम लोगों ने बात आपका सीआरपीसी में की थी, सेक्शन 190 तक, और 190 पर बात करने के बाद परंतु पर हम रुक गए थे, क्योंकि परंतु नया जुड़ा है और परंतु जो कुछ कह रहा है उसे पहली बार हमने देखा था। अब पहली बार देखना और उसी समय सोचना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए रोकना पड़ा था। अब अगर बात करेंगे तो 190 का जो परंतुक है ये पहले इनहेरेंट था और अब सिर्फ अभिव्यक्त हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब सेक्शन 35 है, ये बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन रहेगा। देयर आर सो मेनी सिचुएशंस। हम 189 उसी की पोजीशन देख रहे हैं, वहां भी अभियुक्त को तो छोड़ दिया गया क्योंकि इतना एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ था कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत होता विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर। इतना साक्ष्य संकलित नहीं था, तो इसलिए अभियुक्त को तो छोड़ना पड़ा था बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर, और इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन थी। तो एक सीधी बात है, कोई भी काम अगर है तो उद्देश्य के लिए है ना, कोई भी काम सिर्फ काम होने के लिए तो नहीं होता। इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है तो सीधी बात है, जो अन्वेषण की रिपोर्ट है इसे तो न्यायालय जाना ही है। ऐसे ही जब आप सेक्शन 35 या पहले धारा 41 इसके अंतर्गत 5 स्थितियों से अन्यथा अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कानून कह रहा था कि अगर अभियुक्त पर आरोप है कैसा 7 वर्ष या उससे कम सजा, इससे दंडनीय अपराध को करने का, तो आप उसे गिरफ्तार ही नहीं करेंगे अगर 5 में से एक स्थिति मौजूद नहीं है, और वही 5 स्थितियां आज भी हैं। तो जब ऊपर 190 में उन्होंने कहा कि आप अभियुक्त को अभिरक्षा में साथ भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, अब आपका अन्वेषण कंप्लीट हो गया, अन्वेषण की रिपोर्ट इसे भेजने की ताकत 193 में है। उस रिपोर्ट के साथ साथ क्या क्या भेजा जाएगा यह लिखा है 193 में, लेकिन अभियुक्त के संबंध में या तो 187 या 189 या 190, यही तो सेक्शन है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पहुंचे, इसके लिए जो ताकत मिल रही है वो तो 187, 189 और 190 इसके अलावा कहीं मिल ही नहीं रही। 193 में तो अन्वेषण की रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ, ठीक है, रिपोर्ट है अन्वेषण की, उसे भेजा जाना है। तो यहां पर यह लिखना आवश्यक हो जाता है परंतुक में कि अगर अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं भी है, यानी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर उसे छोड़ा जा चुका है, तो भी कोई मजिस्ट्रेट इस आधार पर सिर्फ अन्वेषण की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा कि अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष नहीं भेजा गया। ये क्लियर कर दिया उन्होंने, पहले क्लियर नहीं था तो भी बात ऐसी ही थी, और आज क्लियर हो गया तो भी बात वैसी ही। इसमें कोई विशेष बात नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा परंतु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा। अरे भाई, एक सीधी बात है, जब हमने गिरफ्तारी आवश्यक हो तभी उसे गिरफ्तार करना है। हमने गिरफ्तारी को अनावश्यक समझा और इन्वेस्टिगेशन हमने 24 आवर में कंप्लीट कर ली। भाई, कोई जरूरी थोड़ा ही है इन्वेस्टिगेशन हम 24 आवर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यह अपराध ऐसा था जिसमें हम उसे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते थे सेक्शन 35 के मुताबिक या सेक्शन 41 के मुताबिक, और अन्वेषण 24 घंटे में ही कंप्लीट है। 187 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो तब है ना जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा ना हो तो प्रक्रिया, वैसा कुछ ही नहीं।
तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें अभियुक्त अभिरक्षा में न हो और उसके अभिरक्षा में हुए बिना सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट ये किया जाए। और पीछे भी हम लोग पढ़कर आए, पिछली सीआरपीसी में भी था सेक्शन 58 जो कहता था कि अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा में आ गया तो या तो न्यायालय के आदेश से और यह स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करने की दशा में ही अभिरक्षा से छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो पिछला सेक्शन जो 58 था अब मेरा ख्याल है 59 हो गया होगा। ये जितना भी हुआ होगा उसको साथ में लेकर इस परंतु को पढ़ा जाए तो एक ही मतलब निकलता है कि देयर में बी सिचुएशंस जिनमें अभियुक्त अभिरक्षा में न भी हो और उसके बाद भी सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट ये होना हो, तो ऐसी दशाओं में सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट हो सकेगा। न्यायालय प्रश्न नहीं उठाएगा कि चूंकि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है इसलिए हम पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। बस इतनी बात क्लियर करके उन्होंने लिख दी कि परंतु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो पहले न होती हो अब पहली बार जोड़ दी गई हो। हाँ ये ठीक है कि उसे अभिव्यक्त रूप से लिखा पहली बार गया। इसके बाद आपका कहता है 190 सबसेक्शन 2 कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है। अच्छा ये भी एक स्थिति और हो सकती है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसे बेलेबल जमानती अपराध के आरोप पर गिरफ्तार ये किया गया। तो जमानती अपराध अगर है तो गिरफ्तारी से संबंधित जो अध्याय है वो ये अपेक्षा करता है कि आप गिरफ्तार हुए व्यक्ति को तत्काल उसके जमानत के अधिकार की सूचना देंगे और यदि अपराध जमानती है तो उससे जमानत संबंधी बंध पत्र लेकर उसे तत्काल अभिरक्षा से छोड़ देंगे। तो यदि ऐसा हुआ है तो भी तो वो अभिरक्षा में नहीं होगा और 24 घंटे में हमने अन्वेषण कंप्लीट कर लिया, कोई जरूरी तो है नहीं। तो 190 का परंतु उन्हीं दशाओं को लागू है जब अभियुक्त को अभिरक्षा से छोड़ा जा चुका है। तो एक क्लियर बात की गई कि मजिस्ट्रेट सिर्फ इस आधार पर पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा कि अभियुक्त को उसके पास इस धारा के अधीन अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है। हां एक ड्यूटी ये भी पुलिस अधिकारी पर रखी गई और वो ड्यूटी पीछे भी है। सेक्शन जो पहले 58 था सीआरपीसी का वो भी कहता था कि अगर अभिरक्षा में आ गया अभियुक्त तो बिना अपने बॉन्ड के एग्जीक्यूट हुए वो छोड़ा नहीं जाएगा या न्यायालय का आदेश ये चाहिए। तो दो स्थितियों में से एक स्थिति होनी चाहिए। सब सेक्शन 2 आगे की बात कर रहा है, कहता है जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा और यदि कोई फरियादी हो यदि कोई परिवादी हो तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष विनिर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। यानी पुलिस अधिकारी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब साक्ष्य का संकलन करेगा तो दो ही काम करेगा। आपको बताया गया कि अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से जो परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति होंगे उनसे अपराध के संबंध में पूछताछ करके वो जो कुछ बताएंगे उस जानकारी का सार ज्ञापन के तौर पर अंतर्गत धारा 161 बीएनएसएस कह लो सीआरपीसी कह लो, और अगर बीएनएसएस कहोगे तो 161 नहीं बल्कि 19 जोड़ देंगे 180
उसके अंतर्गत अभिलिखित करेगा, ऐसी अपेक्षा हुई थी पीछे। तो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वालों के कथन तो उसने लिख रही है, लेकिन ये कथन साक्ष्य का भाग बन जाए। ये कब होगा? जब यही कथन संबंधित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष करे, क्योंकि अभी सिर्फ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने वो कथन किए हैं, ऐसी ही बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने अन्वेषण कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप अन्वेषण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज रहे हैं, ये भी सही है। तो अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ साथ अगर कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपने अपराध के साक्ष्य के तौर पर अन्वेषण के दौरान संकलित किया, क्योंकि अन्वेषण में आपने दो ही काम तो किए होंगे, अपराध से संबंधित साक्ष्य का संकलन, और साक्ष्य स्वयं दस्तावेजी या मौखिक दो ही प्रकार का है। तो या तो आपने दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया होगा, और या फिर आपने अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन ये अभिलिखित किए होंगे। दो ही काम तो आपने किए होंगे, इसके अलावा तो आपने कुछ किया ही नहीं होगा। और जब आप अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज रहे हैं तो उसके साथ वो सारी चीजें भेजिए ना जो अन्वेषण के दौरान आपने संकलित की हैं, वो सारी चीजें भेजी जाएंगी, ऐसा यहां लिखा है। और ऐसे वो वहां भेजते भी हैं। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, उसके पास जो कुछ मिला, कोई आयुध मिला, कोई तमंचा, कोई चाकू, कोई चीज, वो सारी चीजें सील होकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष आती हैं, तो वो चीजें आप भेजेंगे। और साथ ही साथ उन व्यक्तियों जिनके कथनों को आपने अभिलिखित किया है, उन व्यक्तियों के बॉन्ड ये लेंगे आप, कि जो कुछ उन्होंने आपको बताया है ये वो न्यायालय के समक्ष आहूत किए जाने की दशा में, क्योंकि विचारण अभी नहीं चल रहा है, विचारण तो इसके बाद चलेगा। और विचारण में जब ये व्यक्ति जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि उन्होंने अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी दी थी, ये व्यक्ति जब विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष आकर इस जांचाधीन विषय के संदर्भों में कुछ कहेंगे, तो वो जो कुछ कहा जाएगा एविडेंस तो वही होगा, साक्ष्य तो वही होगा, दोषिता और निर्दोषिता का निर्णय ये तो उसी साक्ष्य पर आने वाला है। क्यों? एविडेंस की डेफिनेशन वही है। ये तो हम लोग गलत तरीके से अन्वेषण के दौरान जो कुछ संकलित होता है उसे साक्ष्य कहते रहते हैं। ये तो हम लोग एक गलत बात लगातार उच्चारित करते हैं और उसके कारण एक गलत कॉन्सेप्शन ये दिमाग में निर्मित होने लगता है। और ये जो गलत बात आप उच्चारित करते हो, आप सभी करते हो, हम भी करते हैं। हम भी जब कचहरी में होते हैं तो ये कहते हैं सीडी में देखो जरा एविडेंस है, जबकि सीडी यानी केस डायरी यानी अन्वेषण की डायरी में जो कुछ लिखा है दैट इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, वो एविडेंस नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि एविडेंस की तो डेफिनेशन है, और जो जिसकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बाहर जो कुछ है कानून की दुनिया में, उसे वो चीज नहीं माना जा सकता जो उस वस्तु की डेफिनेशन के भीतर नहीं आता। साक्ष्य डिफाइंड है, एविडेंस डिफाइंड है। एविडेंस उसके बारे में कहा है उन्होंने कि ऐसा मौखिक या दस्तावेजी तौर पर किया गया कथन जो न्यायालय की अनुमति से हुआ या न्यायालय द्वारा अपेक्षा करने पर हुआ और न्यायालय के समक्ष हुआ, जांचाधीन विषय से जिसका संबंध है, ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। और दस्तावेज उसकी परिभाषा ये भी दे रखी है कि अक्षरों, अंकों, प्रतीकों, चिन्हों, इनके माध्यम से उस पर अपराध से संबंधित तथ्यों का अंकन हुआ हो। और तथ्य कौन से, ये भी डिफाइंड है आपका पूरा एविडेंस एक्ट में कि फैक्ट क्या है उसको भी डिफाइन किया है। वस्तुओं की अवस्था
ये वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, या मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है, तो हर चीज डिफाइंड है, तो उस परिभाषा के बाहर जो कुछ जा रहा है वो चीज हो ही नहीं सकती। तो अन्वेषण की डायरी पर अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के जो कथन अभिलिखित हुए, उनमें न तो न्यायालय की अपेक्षा है और न न्यायालय का आदेश है, न वे न्यायालय के समक्ष हुए, इसलिए उन्हें साक्ष्य नहीं कह सकते। लेकिन जनरली हम लोग उसे साक्ष्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक चीज और समझ लें कि अगर कोई भी काम बहुत लंबे समय से खुलेआम हो रहा है, यह एक सामान्य बात है कि अगर कोई भी काम खुलेआम बहुत लंबे समय से लगातार हो रहा है, तो वो काम एकदम निराधार नहीं होगा, उसके पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य होगा, हमें जानकारी हो या न हो। तो हमने आपसे कई बार चर्चा की कि अन्वेषण की डायरी में, यानी जिसे आप केस डायरी या सीडी कहते हो, उसमें जो कुछ अभिलिखित है उसे साक्ष्य लगातार बोला जाता है और सबके द्वारा बोला जाता है, उनके द्वारा भी बोला जाता है जो सही स्थिति जानते हैं, और उनके द्वारा भी बोला जाता है जो सही स्थिति नहीं जानते हैं। फर्क दोनों के बीच सिर्फ इतना ही होता है, वो सही स्थिति जानकर गलत बात बोल रहे होते हैं और ये सही बात जाने बिना, ठीक है, गलत बात बोल रहे होते हैं। और सही बात जानकर अगर आप गलत बोल रहे हैं तो भले ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन उस गलत का परिणाम और प्रभाव आपके ऊपर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर गलत बात, सही बात जाने बिना गलत बात बोल रहे हैं तो गलत बात का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। यही फर्क होता है, ठीक है। आम जीवन में भी कहते हैं ना कि करवाओ सब कर्मचारियों से, खुद कुछ भी मत करो, लेकिन करना सब आना चाहिए। जब आपको करना सब आता है लेकिन आप करवा कर्मचारियों से रहे हो तो आप मालकियत की स्थिति में हो, और जब खुद कुछ आता ही नहीं है इसलिए दूसरों से करवा रहे हो, कर्मचारियों से करवा रहे हो, तब आप विवशता की स्थिति में हो और तब कर्मचारी आपका शोषण करेंगे और इस दशा में कर्मचारी आपके अधीन रहेंगे। भूख लगे तो खाना खाओ, शरीर बीमार हो तो दवा लो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन शरीर के मालिक जरूर बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि भूख लगे तो बिना खाना खाए काम ही नहीं चल सकता, भूख रोक ही नहीं सकते, इतनी संकल्प की शक्ति ही नहीं है कि खाना खाने के लिए फिर कुछ भी कर देंगे हम, ठीक है ना। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक चोर में और आप में यही फर्क है। चोर कहता है ना हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कौन सी आवश्यकता है? लड़की की शादी करने के लिए चोरी की? नहीं, लड़की की शादी करने के लिए चोरी कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मीनिंग देर भाई, ऐसे शायद समाज में बहुत कम चोर होंगे जिन्होंने घर वालों का इलाज कराने के लिए या लड़की की शादी करने के लिए चोरी की होगी। नो, शराब पीने के लिए चोरी की, मौज मारने के लिए चोरी की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिक यही है कि वे अपनी शरीर की आवश्यकताओं के इतने गुलाम हो गए कि अब शरीर ही उन्हें निर्देश देता है, वो शरीर को निर्देश देने की स्थिति में नहीं रहे। वे मालिक नहीं हुए, अपने शरीर के नौकर हो गए, अपने शरीर के गुलाम हो गए। तो नौकर हो जाना ठीक बात नहीं है, गुलाम हो जाना ये ठीक बात नहीं है। सही बात जानकर आप गलत भी बोलेंगे तो भी उस गलत का प्रभाव आप पर नहीं होगा। इसीलिए केस डायरी में जो कुछ संकलित हुआ है उसे बहुत सारे लोग साक्ष्य कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम भी वहां यही कहते हैं कि सीडी देखो एविडेंस है या नहीं, जबकि सीडी पर जो कुछ संकलित है वो साक्ष्य नहीं है, ये हम जानते हैं, फिर भी बोलते हैं, इसलिए उसका प्रभाव हम पर नहीं होता। लेकिन अगर आप बिना जाने बोल रहे हैं तो प्रभाव होगा। तो फिर सीडी में जो एविडेंस है उसे हम एविडेंस कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जब बेल का फैसला होता है, जिस समय जमानत का फैसला होता है, या जिस समय आरोप की विरचना होती है,
क्योंकि ट्रायल कब शुरू होगा? जब आरोप की विरचना हो जाए। आरोप पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना है, उसके बाद आरोप, ठीक है, विरचित होने के बाद उसके बाद अभियोजन को निर्देश होगा। यदि आरोप अस्वीकार होंगे दूसरे पक्ष से, तब अभियोजन को निर्देश होगा कि आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें और अभियुक्त के दोष को साबित करें। यही लिखा है। जो चाहे सेशन ट्रायल की कार्यवाही आप देख लो, चाहे वारंट ट्रायल की देख लो, चाहे सेशन ट्रायल की, वो समन ट्रायल की देख लो। तो आरोप की विरचना, इससे विचारण शुरू होगा और आरोप की विरचना के समय साक्ष्य होगा ही नहीं, उन अर्थों में जिस अर्थ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य को डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय गवाह या साक्षी न्यायालय के समक्ष तो तब आएंगे ना, पहले आरोप की विरचना हो और अभियुक्त आरोप से इनकार करे, इतना काम तो हो, तब साक्षी को बुलाया जाएगा और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो न्यायालय के समक्ष उन कथनों को करे जिनके आधार पर विवेचना अधिकारी ने या अन्वेषण अधिकारी ने आरोप पत्र प्रेषित किया था, उन कथनों को करे, तब माना जाएगा कि एविडेंस आया। अभी तो आरोप की विरचना होनी है। तो आरोप की विरचना हो या न हो, इस बात का फैसला किससे होगा? अन्वेषण की डायरी में जो कुछ संकलित हुआ उससे। यानी एफआईआर, अन्वेषण की डायरी में क्या क्या है? एफआईआर है, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन हैं, यही तो लिखा है। साथ ही वो दस्तावेजी साक्ष्य है जो संकलित हुआ, उसके बारे में उल्लेख है केस डायरी पर, जैसे कहते हैं नकल फर्द बरामदगी, ये होती है केस डायरी में, ठीक है ना। और जो कुछ बरामद हुआ वो सारा कुछ, ये टोटल एविडेंस है ना, किस पर? केस डायरी पर। तो उस पर आरोप की विरचना होगी। यदि उससे, इसीलिए जब हम लोग आरोप की विरचना पहुंचेंगे, ट्रायल्स देखेंगे, तो वहां क्या लिखा है कि आरोप की विरचना से पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख को परीक्षित करेगा। मामले के अभिलेख को, मामले का अभिलेख कौन सा? अन्वेषण की डायरी। अभियोजन को सुनेगा और बचाव पक्ष को सुनेगा। फिर अगर उसका यह विचार है कि कोई आरोप नहीं बनता तो उन्मोचित कर देगा, और अगर यह विचार है कि नहीं, इस बात का संदेह करने का युक्ति संगत आधार है कि अभियुक्त ने संबंधित अपराध के युक्ति संगत संदेह भी करने का आधार है। संदेह शब्द प्रयोग किया, युक्ति संगत आधार मौजूद है, संदेह किया जा सकता है, तो फिर आरोप की विरचना करेगा। तो यह स्थिति, ठीक है, कानून में मौजूद है। और आरोप की विरचना के लिए वही साक्ष्य जो एविडेंस पर है, वो सॉरी केस डायरी पर है, उसी को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आदतन हम लोग उसे एविडेंस कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो एविडेंस न होते हुए भी एविडेंस के रूप में प्रचारित हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जब आप जमानत मांगेंगे अजमानती अपराधों की दशा में, जमानती अपराध की दशा में तो आपका अधिकार है, एविडेंस कोई हो जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन अजमानती अपराध की दशा में यह आपका अधिकार नहीं है, और जब अधिकार नहीं है तो आपको जमानत दी जाए या न दी जाए, इसका निर्णय करने के लिए न्यायालय के पास आधार क्या होगा? तो वो जो कुछ अन्वेषण में संकलित हुआ उस समय एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, और आपको जमानत दी जाए या न दी जाए वो उसके आधार पर निर्णित किया जाता है। इसीलिए आप लोग जब ड्यूरिंग ट्रायल, जब सारे साक्षी पेश हो गए और सारे साक्षी अभियोजन की बात का समर्थन नहीं कर रहे, यानी पक्षद्रोही हो गए, फिर भी आप जब बेल लगाते हैं तो वो खारिज हो जाती है, क्योंकि जमानत का निर्णय इस साक्ष्य पर नहीं होगा जो ड्यूरिंग ट्रायल आया है, इस पर नहीं होगा। जमानत का निर्णय किस पर होगा? अन्वेषण में जो कुछ संकलित हुआ, और वो उसके आधार पर अगर आपको जमानत मिलती होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलती होगी तो नहीं मिलेगी। आपके इस साक्ष्य के आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा। यही स्थिति होती है वहां।
और आपको समझ में ही नहीं आता, आप कहते सारे हॉस्टाइल हैं और फिर भी बेल खारिज है, क्योंकि साक्ष्य जो हॉस्टाइल है, आपको एविडेंस जब पढ़ाया था तो आपको बताया था, वो आपके खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। हॉस्टाइल एविडेंस मौजूद है, इस एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी ये तो जब निर्णय आएगा तब पता लगेगा, क्योंकि आप हॉस्टाइल हो गए, जो लोक अभियोजक है उसने आपसे जिरह भी तो की है, उसने आपकी प्रतिपरीक्षा ये भी तो की है, और अगर उस प्रतिपरीक्षा से साबित हुआ है कि आप ही ने किया है तो फिर आपको सजा क्यों नहीं होगी भाई? ये कहां लिखा है कि पक्षद्रोही साक्ष्य पढ़ा ही नहीं जाएगा? ये कहां लिखा है? उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कथन जिन अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों ने किए थे, वे साक्ष्य तो नहीं है, और जब वे साक्ष्य नहीं है तो साक्ष्य देने के लिए वो लोग न्यायालय के समक्ष आए, ऐसी बाध्यता उनके समक्ष उत्पन्न करना जरूरी है, ठीक है ना? वो बाउंड तो हो, उन्होंने अन्वेषण अधिकारी को बता दिया कि साहब ये अपराध की तथ्य और परिस्थितियां थी, लेकिन वे तथ्य और परिस्थितियां अगर वे न्यायालय के समक्ष नहीं बताएंगे तो फिर इस सारी जानकारी का अपराध के शमन के लिए क्या उपयोग है? कोई उपयोग तो नहीं है भाई, अपराध के शमन में तो इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि आप न्यायालय के समक्ष कहेंगे नहीं, और अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी करने का अधिकार नहीं, मीनिंग देयर बाय उसे दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार नहीं है, सिर्फ न्याय के समक्ष उपस्थित कर देने का अधिकार अन्वेषण अधिकारी को प्राप्त है। तो इससे लाभ क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, और ये व्यक्ति जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, ये अभियुक्त नहीं है, इन्हें हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आखिर इनके लिए हम क्या बाध्यता उत्पन्न करें, कैसे इन्हें मजबूर करें कि ये ड्यूरिंग ट्रायल वहां उपस्थित हो? तो इसके लिए 190 में लिखा है कि अगर अभियुक्त को अभिरक्षा में आप भेज रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या भेजेंगे? अन्वेषण में जो कुछ आपने संकलित किया वो सब भेजेंगे, ठीक है, और सब कुछ जो संकलित किया उसमें दस्तावेज होंगे वो भेजेंगे, आयुध वगैरह वो भी दस्तावेज ही माने जाएंगे, वो भेजेंगे। साथ ही साथ अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के बंध पत्र, बॉन्ड हम आपसे एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी अन्वेषण अधिकारी एग्जीक्यूट कराएगा बॉन्ड, जिसे मुचलका कहते हो कचहरी की भाषा में, वो एग्जीक्यूट कराएगा कि जब कभी न्यायालय उन्हें संबंधित अपराध के संबंध में साक्ष्य देने के लिए आहूत करेगा तो वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और अभियुक्त के अभियोजन में अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी देकर अभियोजन की सहायता करेंगे, ठीक है ना? ये बॉन्ड कहता है 190 सबसेक्शन 2 कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है तो या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है या उसके, ठीक है, अगर अभियुक्त जमानत पा गया है तो उससे प्रतिभूति ही लेगा, या सेक्शन 35 पे कंप्लायंस उसने कराई तो अभियुक्त से प्रतिभूति ही लेगा। तो वही लाइन लिखी है कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो, तो अपराध से संबंधित है तो आवश्यक है ही है, ठीक है, आवश्यक हो भेजेगा। और यदि कोई परिवादी हो, परिवादी यानी परिवादी तो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों सबसे ज्यादा परिचित है, ठीक है ना, उसी ने तो शिकायत की है, ठीक है, और यदि कोई परिवादी हो तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष विनिर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए
और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। यानी आईओ यानी अन्वेषण अधिकारी परिवादी से और अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या हजारों लाखों में हो सकती है, ठीक है ना। तो उनमें से उतने जितने वो आवश्यक समझे। रामलीला में, महाकुंभ में कोई घटना हो गई तो उसके साक्षी लाखों हो सकते हैं, तो सबसे तो नहीं, जिनसे वो आवश्यक समझे। ये डिस्क्रिप्शन है उसका कि किनसे वो आवश्यक समझ रहा है। तो परिवादी और अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों में से उतने जितने वो आवश्यक समझे, उनसे बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा कि आप जब कभी इस अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा या संबंधित न्यायालय के द्वारा किया जाएगा तो उसके समक्ष उपस्थित होंगे, ये अपेक्षा करेगा। यहां सिर्फ अपेक्षा करने का हक अन्वेषण अधिकारी को दिया और अपेक्षा के अनुरूप आप काम करेंगे या काम नहीं करेंगे, दो ही बातें तो हो सकती हैं, तीसरी बात नहीं हो सकती। अब इस अपेक्षा के अनुरूप यदि मामले का परिवादी और अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति अगर इस अपेक्षा के अनुरूप काम करेंगे तो बंधपत्र निष्पादित करेंगे। अगर बंधपत्र निष्पादित नहीं करेंगे तो इस अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं, ये कहा ही कैसे जाएगा। ये बात तो बोली तब जा सकती है जबकि वे बंधपत्र निष्पादित करें, और अगर उन्होंने बंधपत्र निष्पादित कर दिया तो बात खत्म हो गई। फिर इस बंधपत्र की एक प्रति, एक कॉपी वो ऐसे व्यक्तियों को दे देगा अन्वेषण अधिकारी, और मूल बंधपत्र जो निष्पादित किया है वो केस डायरी यानी, ठीक है, जो उसने अन्वेषण की डायरी बनाई है और उन वस्तुओं के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। और यदि ये लोग बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करते हैं, नहीं करते अपेक्षा किए जाने पर भी, तो फिर इन व्यक्तियों को जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं और बंधपत्र निष्पादित नहीं करते हैं, इन्हें गिरफ्तार करेगा और संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जो संबंधित मजिस्ट्रेट इन्हें तब तक अभिरक्षा में रख सकेगा जब तक कि या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो और या फिर जब ट्रायल खत्म हो जाए तब छोड़ेंगे। या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो, घर जाओ अपने, अदरवाइज जब ट्रायल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तुम्हें ढूंढते कहां घूमेंगे भाई, ठीक है ना, हम तुम्हें ढूंढते कहां घूमेंगे। अब ये ठीक है, आप कहोगे बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देंगे तो कौन सा, अगर हम भाग गए तो तब नहीं ढूंढोगे, ढूंढेंगे तब ढूंढेंगे, सही है। लेकिन बॉन्ड में जो कुछ तुम लिखोगे उतनी तुम्हारी संपत्ति भी तो हम जब्त करेंगे, वो भी तो हम नीलाम करेंगे, तुम्हें तो हम ढूंढ ही लेंगे अपने ताकत साधनों का उपयोग करके, लेकिन तुम्हें कुछ दंड तो मिलना चाहिए, और दंड हम तुम्हें कारावास का दे नहीं सकते क्योंकि तुमने कोई अपराध किया नहीं, ठीक है ना। इसलिए बॉन्ड तो हम तुमसे एग्जीक्यूट कराएंगे। अब आप कहोगे एविडेंस न देना ये भी स्वयं में अपराध है, नो डाउट है, ठीक है, लेकिन आपको वो दंड हम देंगे, साथ में एक और देंगे कि आपके पैसे भी लेंगे, ठीक है ना, आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएंगे। और हो सकता है ये बदतमीजी आप न भी करो तो उसकी जरूरत न रहे, लेकिन एक मॉरल प्रेशर, एक एडिशनल प्रेशर आपके ऊपर रहे, इसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा। आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा, आप घर जाओ, और नहीं तो फिर आप जेल में रहोगे, कस्टडी में रहोगे जब तक आप बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है ना। यही अगले सेक्शन में लिखा है, कहता है यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई है, ठीक है। बॉन्ड आपसे एग्जीक्यूट कराया, बॉन्ड में लिखा कि आप सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होंगे, और बाद में मामला कहीं और ट्रांसफर हो गया तो माना जाएगा आपने बॉन्ड में यह भी लिखा है कि अगर और कहीं ट्रांसफर हो जाएगा तो हम वहां भी उपस्थित होंगे, लेकिन बॉन्ड का वायलेशन आपने किया है, यह तभी माना जाएगा जबकि
आपको मामला अन्य न्यायालय में अंतरित होने की सूचना दे दी गई हो और फिर भी आप वहां उपस्थित न हुए हो, अगर सूचना ही नहीं मिली तो फिर आपने तो सीजेएम के यहां, हो सकता है तुम सीजेएम के अभी न गए हो, लेकिन कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि बॉन्ड का वायलेशन हुआ, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो ये एक सीधी बात लिख दी गई कि अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया तो छोड़ देंगे, और बॉन्ड में ये भी एग्जीक्यूट हुआ समझ लिया जाएगा कि आपने अन्य न्यायालयों में मामला ट्रांसफर होने की दिशा में वहां भी उपस्थित होना स्वीकार किया है, ये भी मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा माना तभी जाएगा, अर्थात बॉन्ड के आधार पर कार्यवाही न करने के आरोप पर आपसे बॉन्ड की वसूली या बॉन्ड में उल्लिखित धन की वसूली केवल तब की जाएगी जबकि मामले के अन्य न्यायालय में स्थानांतरित होने की सूचना आपको दे दी गई हो और फिर भी आप वहां हाजिर न हुए हो, तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। कहता है वह अधिकारी है जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है, और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यानी 190 में उन्होंने यहां तक बात लिख दी कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा होगी, और अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हो तो क्या कार्यवाही की जाएगी और आपके द्वारा एग्जीक्यूटेड बॉन्ड के क्या क्या अर्थ लिए जाएंगे, ये सारी बात उन्होंने यहां लिख दी कि बॉन्ड आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो ठीक है, मूल अपने पास रख लेगा, कॉपी आपको दे देगा, आपको घर जाने की अनुमति दे देगा, और बॉन्ड के एग्जीक्यूशन में शामिल माना जाएगा कि अगर मामला कहीं और ट्रांसफर होता है तो वहां भी आप उपस्थित होंगे, ये उसमें शामिल मान लिया जाएगा। लेकिन ये तब शामिल माना जाएगा जब अन्य न्यायालय में स्थानांतरित होने की सूचना आपको दे दी गई हो। लेकिन इस सेक्शन में अभी ये नहीं आया कि अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट तुम न करो तो क्या होगा। भाई बॉन्ड एग्जीक्यूट न करो तो क्या होगा, ये बात अभी नहीं बताई, तो वो 191 में होना चाहिए, ठीक है। आपका उसने कहा परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। कहता है किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी, और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंध पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी। पहले तो प्रिकॉशनरी चीजों का वर्णन ये विधायिका कर रही है, क्योंकि विधायिका की अपेक्षा और इच्छा है कि लोगों को कानून की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लोगों के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न न की जाए कि वे कानून की सहायता करने के विषय पर निरुत्साहित हो और कानून की सहायता न करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो लोगों के सामने। इसलिए इस सेक्शन के जो पूर्वार्ध का हिस्सा है यानी 191, इसका जो बिगिनिंग का पोर्शन है उसमें उन्होंने इसी अपेक्षा को वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि पहली बात कि किसी भी परिवादी से या अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले किसी भी व्यक्ति से आप साथ चलने की अपेक्षा नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ मजिस्ट्रेट के पास चलो और वहां चल के बॉन्ड एग्जीक्यूट करो और मजिस्ट्रेट को बता देना कि हाँ हम आ गए और आप जब बुलाएंगे तब हम एविडेंस देने आएंगे। नो, ये कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग अपराधी नहीं है, उन पर कोई आरोप आपराधिक नहीं है, आप उनसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करें, अन्य कोई अपेक्षा आप उनसे नहीं करेंगे, न साथ चलने की न्यायालय तक अन्य कोई अपेक्षा करेंगे ही नहीं। कुछ अपेक्षाओं का वर्णन कर दिया और शेष मना कर दिया कि आप न्यायालय अभियुक्त के साथ न्यायालय जाने की अपेक्षा नहीं करेंगे और अन्य कोई अपेक्षा नहीं करेंगे सिवाय बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा के अतिरिक्त, इतना ही करेंगे। ये प्रिकॉशनरी शब्द लिखे गए, न लिखे जाए तो भी अर्थ ऐसा ही रहेगा, तो भी स्थिति यही रहेगी।
आप बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा ये माना गया कि लिख दिया जाए, तो उन्होंने इसको लिख दिया। परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से यह धारा 190 में निर्दिष्ट प्रकार का बंद पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, अब आप लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे ही नहीं, तो फिर उनका इलाज ये भी करना जरूरी है। तो आगे की बात उसने परंतु में की कि परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से या धारा 190 में निर्दिष्ट प्रकार का बंद पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है। उसे किसे? जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति है या परिवादी है। आप जब इनकार करोगे तो आपको अभिरक्षा में फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर देता है, या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। फिर तो आपके साथ यही व्यवहार होगा। जब आप खुद ही नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर क्या हो। अच्छा, एक चीज बस बहुत मोटे में आप समझ लेंगे कि 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त हो जाए तो भी 190 की स्थिति रहेगी, और अगर आपका 24 घंटे में समाप्त न हो तो भी ये जो अन्वेषण की डायरी और सारी चीजें भेजने की अपेक्षा है, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और इसीलिए परंतु जोड़ा गया कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं भी है, क्योंकि अन्वेषण चल रहा है, उसके बीच में जमानत मिल गई या कोई अन्य स्थिति आ गई, तो भी अन्वेषण की डायरी भेजने की जो शक्ति मिलेगी वो 190 से ही मिलेगी। ठीक है ना, वो 190 से मिलेगी। और इसीलिए परंतु में ये लिखा गया, जो कि पहले नहीं लिखा था, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन होते रहते थे। इसीलिए उस बात को स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त हो या अन्वेषण कभी समाप्त हो। ठीक है ना, अन्वेषण की डायरी भेजने का जो ताकत मिलेगी वो कहां से मिलेगी? 190 से। ठीक है ना, इसमें ही आप भेजेंगे, चाहे जब समाप्त हो अन्वेषण। 24 घंटे में खत्म हो गया तो भी, और 24 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो भी भाई 187 अगर है स्थिति, 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ तो भी प्रक्रिया यही रहेगी। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए परंतु जोड़ दिया कि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, ना हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, अगर 187 में 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ, वहां चलता रहा मसला, तो भी कभी तो खत्म होगा, और उस बीच अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि 14 डेज के बाद, वो सॉरी 15 डेज के बाद पुलिस कस्टडी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध ये 3 महीने या 2 महीने के लिए हो सकता है, यानी 90 डेज या 60 डेज के लिए हो सकता है, या तो आरोप पत्र उसी में आ गया होगा, लेकिन तब भी अभियुक्त अभिरक्षा में भेजा जाए, इसकी ताकत अन्वेषण अधिकारी को कहां आएगी, क्योंकि वो तो न्यायिक अभिरक्षा में है, अभियुक्त तो उसके पास नहीं है। ठीक है, और अगर 90 दिन यानी 60 दिन इसमें नहीं भी भेजा आपने, तुम इनका लिखा हुआ क्या देख रहे हो इतनी देर से? अगर ये लिख रहे हैं तो इसमें तुम क्या देख रहे हो? हमारी ओर देखो ना। आप देखते हो तो हमारी जब नजर पड़ती तो हम फिर गड़बड़ाते हैं, आप उन्हें क्यों देख रहे हो? तो अगर 90 दिन और 60 दिन में आरोप पत्र का प्रेषण नहीं भी हुआ तो जमानत मिल गई होगी उन्हें, तो भी अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी के पास तो नहीं होगा। ठीक है ना, यानी ऐसी स्थितियां होंगी कि अन्वेषण अधिकारी के पास अभियुक्त न हो। हां, 24 घंटे में ही खत्म हो गया, 24 घंटे में ही अन्वेषण खत्म हो गया, और अपराध ऐसा था जिसमें 7 साल से ऊपर सजा थी, तो अभियुक्त भी उसके पास होगा। ठीक है, और अन्वेषण भी 24 घंटे में खत्म हो गया। लेकिन अगर 24 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो यही स्थिति होगी कि अभियुक्त उसके पास नहीं होगा। ठीक है, या तो न्यायिक अभिरक्षा में होगा या जमानत पा चुका होगा। ठीक है, तो अभियुक्त तो उसके पास नहीं ही होगा। तो लेकिन ये जो अन्वेषण समाप्त हुआ, अन्वेषण की डायरी वगैरह, इसे भेजने की ताकत तो वहां 190 से ही मिलेगी। ठीक है, तो अभियुक्त अभिरक्षा में न हो तो भी वो इसको भेज सके, और अन्वेषण का जो रिजल्ट है, वो सारी चीजें हैं, उसे मजिस्ट्रेट अस्वीकृत इस आधार पर न कर सके
कि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए परंतु जोड़ा गया। हालांकि अब तक ऐसा हुआ भी नहीं कि उन्होंने इस आधार पर अस्वीकार किया हो, लेकिन चीजों को स्पष्ट लिख देना ठीक होता है, इसलिए परंतु जोड़ दिया गया। ठीक है ना, ये चीज आप समझ लेंगे। इसके बाद आपका 191 और फिर 192 एक अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी, इसी को आप सीडी कहते हैं, यही केस डायरी है। 192 बीएनएसएस की अपेक्षा के अनुसार यह तैयार की जाएगी। इसको तैयार करने में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और क्या क्या उल्लिखित किया जाएगा, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो पुलिस रेगुलेशन वो देखना पड़ेगा। वहां मेरा ख्याल है शायद परिनियम 60 या 62 से शुरू है और वो बताता कि केस डायरी कैसे कैसे तैयार की जाएगी। पुलिस रेगुलेशन में क्या क्या उसमें लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा, विस्तार से प्रक्रिया वहां दी गई है। और इसीलिए एपीओ के एग्जाम में आपसे पुलिस रेगुलेशन भी पूछा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर यह कर्तव्य कि अन्वेषण की डायरी विवेचना अधिकारी तैयार करे, यह स्वयं विधायिका ने अपने अधिनियम के माध्यम से धारा 192 के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए उत्पन्न किया है और कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी whether he is a SHO और एनी अदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कहता प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। दिन प्रतिदिन, रेगुलर करेगा ये नहीं, दिन प्रतिदिन। अगर रेगुलर कर रहा है तो लिखेगा। इसीलिए आप अन्वेषण की डायरी में देखते हैं, सीडी में, केस डायरी में, तो डेट वाइज सब होता है। इस डेट में ये पर्चा काटा, इस डेट में ये पर्चा काटा, उस पर्चे में कार्यवाही उल्लिखित होती है, यहां गए, वहां गए, ये किया, वो किया, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली। तो आप केस डायरी का पहला पर्चा देखेंगे तो उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि ये अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तियों के साथ थाने पर उपस्थित आए और एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं। फिर उसमें लिखा होता है नकल चेक, और फिर पूरा वो उतरा होता है, और फिर लिखा होता कि मैं विवेचक इस समय यहां आया, मुझे ये सारी चीजें दी गई और मैंने विवेचना आरंभ की। फिर उसी पर्चे में लिखा होता है कि मैंने, जिसने एफआईआर लिखी उसके बयान अभिलिखित किए, और फिर एफआईआर लेखक का बयान अभिलिखित होता है उसमें। उसके बाद फिर वो कहता है वादी थाने पर मौजूद था, ऐसा भी लिखा होता है। और ये भी लिखा होता कि नहीं मौजूद है तो हम अब उसके घर जा रहे हैं या फला जगह जा रहे हैं। और इस ढंग से दिन प्रतिदिन सारी चीजें लिखी होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो इसी कानून की अपेक्षा के मुताबिक लिखी होती हैं। कहता अन्वेषण लिखेगा जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया। लिखा होता है कि वो दो टाइम पड़े होते हैं, जिस समय उसने आरंभ किया वो समय पड़ा होता है, जिस समय समाप्त करेगा वो भी टाइम पड़ा होता है, ठीक है। तो कहता है वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया। लिखा होता है कि अब अन्वेषण, मैं विवेचक फला स्थान जा रहा हूं, फला स्थान जा रहा हूं, वे स्थान जहां वह गया और उसके अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा। उस अभिनिश्चित परिस्थितियों का वो कहता कि इन अपराधों के इन धाराओं के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रतीत होता है, इसलिए धारा तरमीम की जाती है, ऐसा किया जाता है, परिवर्तित की जा रही है। तो जो भी परिस्थितियां उसे मिलेंगी उन सबका उल्लेख वो केस डायरी पर करता चलता है, और वो इसी सेक्शन की अपेक्षा के अनुसार कहता है। धारा 180 के, अब और क्या लिखेगा, कहता धारा 180 यानी 161 के स्टेटमेंट ये केस डायरी पर उल्लिखित करेगा। कहां लिखा है, यहां, क्योंकि 161 को अब 180 कह रहे हैं, ठीक है। कहता धारा 180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन केस डायरी में अंतः स्थापित किए जाएंगे, यानी आप उनमें लिखेंगे। 161 के जो वो स्टेटमेंट देंगे, यानी 180 के जो स्टेटमेंट देंगे, आप जब पूछताछ उनसे करेंगे
तो जो कथन मिलेंगे वो अंततः स्थापित किए जाएंगे। उपधारा 1 में निर्दिष्ट डायरी जल्द रूप में होगी और उसकी पृष्ठ सम्यक रूप से संख्यांकित होंगे। ये पहले नहीं लिखा हुआ था अन्वेषण की डायरी में कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अब क्लियर, और होता वैसे ही था, पृष्ठ संख्यांकित होते थे, पहले से ही संख्यांकित होते थे कि CD1, CD2, CD3 ऐसे संख्यांकित होते थे, लेकिन अब लिख दिया कि पृष्ठ संख्यांकित होंगे जो पहले से ही हो रहे थे। कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है। जांच या विचारण के अधीन, दोनों स्थितियां, जांच में भी और विचारण में भी। जांच वो कब करेगा? ठीक है, जब आपका आरोप विरचना की कार्यवाही करेगा। हालांकि ठीक है, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी होगी, ठीक है ना, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट हो चुकी होगी, लेकिन एक चीज आप खुद समझ लें, इन्वेस्टिगेशन, इसका पर्पस क्या है? प्राइमा फेसी केस, ठीक है, प्रथम दृष्टया आरोप निर्मित हो रहा है या नहीं, प्रथम दृष्टया ऐसे आधार विद्यमान है या नहीं कि अभियुक्त को विचारित किया जाए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। जो अन्वेषण करता है उसे इतना साक्ष्य मिल चुका है कि उससे यह प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और उसके विचारण के लिए आधार मौजूद है। यहीं पर आपका सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के प्रारूप में किया जा सकता है। लेकिन अभी यह हो सकता है कि अभियुक्त के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये भेजे गए हों, जिन अपराधों से, जिन हथियारों से अपराध कारित किया जाना ये बताया गया हो, वो सारे हथियार भेजे गए हों और उनकी रिपोर्ट्स अभी ना आई हो, ये संभव है। लेकिन इतना साक्ष्य संकलित हो गया कि उसके आधार पर यह कहा जा सकता है ये दोषी हैं। वो अगर आएगा तो इनके दोष को और ज्यादा प्रमाणित करेगा, लेकिन उसके बिना भी यह कहा जा सकता है कि ये दोषी हैं। सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट यहीं पर हो जाएगा। अब जब वो चीजें आएंगी तो आगे केस डायरी आएगी, ठीक है, वो चीजें जब भेजी जाएंगी, वो चीजें जब आएंगी तो थाने में ही, और उनके संबंध में भी न्यायालय को ही वो चीजें भेजी जाएंगी, तो उसे पूरक या सीडी का आना न्यायालय में कहा जाता है। ठीक है, कहते ये सीडी में कटके ये आया है, सीडी का पर्चा कटके अमुक चीज आई है। जो वैज्ञानिकों की रिपोर्टें होती हैं, सारी चीजें होती हैं, वो सब इसी समय आ जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता, वो बाद में भी आती रहती हैं। ठीक है, तो न्यायालय को जांच और विचारण में अगर केसदारी भेज दी गई है संपूर्ण, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर संपूर्ण केसदारी नहीं आई है, ठीक है, तो स्थिति क्या रहती है कि संपूर्ण केसदारी को मंगाने की ताकत ये भी दी जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता भाई सरकारी कामकाज है। संपूर्ण केसदारी उस समय तक तैयारी नहीं हो पाई थी जिस समय सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट हुआ, क्योंकि सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट इतना साक्ष्य हम संकलित कर चुके थे कि अभियुक्त को विचारित करने के लिए आधार है, हम कह सकते थे। उधर 90 डेज और 60 डेज की स्थिति कंप्लीट हो रही थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट बेल पा जाता अभियुक्त। ठीक है, तो हमने सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट कर दिया, विचारणा आप प्रारंभ करिए। जैसे जैसे आपको विचारण में जरूरत पड़ेगी ना, तब तक हम ला देंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी विचारण उसका शुरू हो जाए, लेकिन अन्वेषण की डायरी थाने पर ही हो, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो जांच और विचारण दोनों में शेष अन्वेषण की डायरी मंगाने का हक यह होना चाहिए न्यायालय को। यही हक यहां दिया है। उनका कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है, और डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है, साक्ष्य के रूप में नहीं, अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। जमानत दे या न दे, इसमें सहायता ही तो ले रहा है वो केस डायरी से, उसके आधार पर फैसला नहीं कर रहा,
दें या न दें, इसमें सहायता ले रहा है। आरोप विरचना हम करें या न करें, इसमें सहायता ले रहा है। और साक्ष्य के रूप में बिल्कुल उपयोग नहीं करेगा, उसके आधार पर सजा दे दे, ये नहीं। वो तो उसके सामने जो साक्ष्य आएगा उसी के हिसाब से देगा। और अन्वेषण में जो कुछ संकलित हुआ उसका साक्ष्य में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, ये तो ऑलरेडी बता दिया गया है, उसी ढंग से होगा। और साक्ष्य में उसका उपयोग होगा, साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं होगा, साक्ष्य के लिए उसका उपयोग होगा, साक्ष्य के रूप में नहीं होगा। ठीक है ना? साक्ष्य के रूप में यानी उसके आधार पर फैसला नहीं होगा। जो साक्ष्य आएगा उस साक्ष्य की जांच के लिए कि वो साक्ष्य जेन्युइन है या नहीं है, इसके लिए उसका उपयोग होगा। ये हम लोगों ने देखा भी था 162 या 181 वर्तमान में जब पढ़ी थी तो देखा था कि क्या जो अन्वेषण में अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति हैं, वो जो कुछ कहेंगे उसका क्या साक्ष्यिक उपयोग किया जाएगा, ये एफआईआर का क्या साक्ष्यिक उपयोग किया जाएगा, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। कहता न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे। आप नहीं है, बस अभियुक्त नहीं है। न्यायालय को यह हक है कि अपनी सहायता के लिए वो डायरी मंगा सकता है, और न्यायालय उससे उस पक्ष से कहता है केस डायरी मंगाने के लिए जिस पक्ष की केस डायरी है। केस डायरी किसकी है? स्टेट की है। इसीलिए स्टेट का प्रतिनिधि वहां कौन होता है? लोक अभियोजक। इसीलिए लोक अभियोजक उसी को केस डायरी मंगानी होती है। इसीलिए आप जाते हो कि कोर्ट साहब केस डायरी मंगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभियुक्त या उसके अभिकर्ता इस बात के हकदार नहीं है कि वो केस डायरी को मंगाएं। आप ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, आप तो अपनी बात कहो। न्यायालय को सहायता की जरूरत होगी जमानत पर निर्णय लेने, इसीलिए वो कहते हैं कई बार कि आप मत मंगाओ केस डायरी, हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे कि अगर कल तक नहीं आई केस डायरी तो हम बेल दे देंगे। ठीक है, क्योंकि सहायता के लिए मंगाने का हक उन्हें है। यह नहीं है कि केस डायरी के बिना वो बेल दे नहीं सकते, ऐसा नहीं है। उन्हें सहायता लेने के लिए वहां से मंगाने का हक है। हालांकि ये तो बात वो हमसे केवल ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि अंदर तो कई बार हमसे ये कहते हैं कि कोर्ट साहब काहे सब में मंगा लेते हो, हमें बहुत लिखाना पड़ता है, मंगाए मत करो, कह दिया करो हम पे नहीं है। आ भी जाए तो कह दो हम पे नहीं है, तो हम कह देते हैं साहब हम पे मंगा ही नहीं, आ ही नहीं पाए साहब, क्या करें, तो जो है वो हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको यानी अभियुक्त और ना उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे, और ना वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे, केवल इस कारण कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं। किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की यथास्थिति धारा 148 धारा 164 के उपबंध लागू होंगे। ये जब वहां एविडेंस एक्ट में पढ़ा था हम लोगों ने तो देखा था कि अन्वेषण में जो डायरी तैयार हुई वो जिस पुलिस अधिकारी ने तैयार किया, वो जब साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में आएगा तो उसे देखने का हक मिलेगा, एविडेंस एक्ट कहता है, और वो वहां देखने को मिलती भी है उसे। ठीक है, तो जब उसे देखने को मिलेगा तो अगली धारा ये कहती है वहां एविडेंस एक्ट में कि अगर विवेचक को देखने को मिली है तो फिर अभियुक्त या उसके अभिकर्ता भी देखने के हकदार होंगे। अगर उसने नहीं देखी तो इन्हें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप हकदार नहीं हैं। प्रथमतः आप नहीं मंगाएंगे, यानी अभियुक्त को इस बात का हक नहीं है कि अन्वेषण की डायरी मंगवाए, यह केवल इस कारण देखे कि न्यायालय ने उसको देखा है अपनी सहायता के लिए, इस कारण भी नहीं। और मेरी तो है ही, हम तो देखेंगे ही, मेरी तो है ही, यानी लोक अभियोजक की तो वो है ही, वो तो वो देखेगा ही। लेकिन अभियुक्त को इस बात, ठीक है, इस बात को देखने का कोई हक नहीं है कि वो अन्वेषण की डायरी के बारे में ये कहे कि हम भी देखेंगे। तुम क्यों देखोगे? तुम काहे देखोगे? तुम्हारा तो कहना है हम निर्दोष हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने किए नहीं, हम कह रहे हैं दोषी। ठीक है, तो हमने जिन बातों के आधार पर आपको दोषी कहा है उनका स्पष्टीकरण तो आपके पास पहले ही होगा।
भाई अगर हम ये कहेंगे इनने मारा और तुम्हारा ये कहना हमने नहीं मारा क्योंकि हम लंदन में थे, तो लंदन का टिकट तो आपके पास होगा। आपको ये देखने की क्या जरूरत कि हम किस आधार पर कह रहे हैं कि आप दोषी हैं? आपको ये देखने की क्या जरूरत? हम जब कहें कि आपने मारा तो तुम लंदन का टिकट दिखा देना कि साहब इस दिन हम लंदन के इस होटल में थे, ये झूठ कहते हैं। तो आपको अन्वेषण की डायरी देखने का क्यों? जिसकी है वो तो देखेगा ही। न्यायालय अपनी सहायता के लिए देखना चाहता है, हम उसे दिखा देंगे, आपको क्यों दिखाएं? ठीक है, इसलिए अभियुक्त या उसके अभिकर्ता देखने के हकदार नहीं है। हां, जब एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन उसका उपयोग करे, जब उपयोग करेगा, ठीक है ना भाई, अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य देने आया है और वो केस डायरी देख रहा है, ठीक है ना, अपनी स्मृति ताजा कर रहा है, अब वो साक्ष्य देगा आपके खिलाफ, यानी अन्वेषण की डायरी का उपयोग कर रहा है, ठीक है ना, तब आपको भी हक मिलेगा, ठीक है ना। वो विचारण चल रहा है, यहां जमानत आदि पर फैसला हो रहा है, तो आप केवल इस कारण से, अच्छा विचारण में भी वो नहीं देख रहा, वो आ रहा ऐसे खड़ा हो रहा कि चलो पूछो, ठीक है, तो आप भी नहीं देखेंगे, आप भी अपनी डिफेंस करो। जब वो देखे विचारण में साक्ष्य में उसका उपयोग करने के लिए, तो आप भी देखो, अदरवाइज क्यों देखा जाए, इसलिए आप उसके हकदार नहीं हैं। ये आपका 192 और 193 कल बात करेंगे उस पर, ठीक है। अब समय नहीं बचा, 193 पर कल बात करेंगे। देखें